थैंक यू एंड राम माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर कमिंग। और आज हम एक्चुअली जो चर्चा कर रहे हैं आरएसएस के 100 साल हैं, लेकिन आरएसएस के बारे में हमें थोड़ा सा देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन, देयर आर लॉट ऑफ परसेप्शंस अबाउट आरएसएस, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और आपने किताब भी लिखी है उनके बारे में। एंड सो आई वांटेड टू आस्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी दिग्विजय सिंह ने हाल में बोला था कि आरएसएस इज एन एनजीओ विच इज नॉट रजिस्टर्ड। तो आप वो पहले क्लैरिफाई करिए कि आरएसएस क्या एनजीओ है, कल्चरल बॉडी है, क्या है? कैन वी हैव साइलेंस प्लीज? देखिए, हमारे कानून के अंदर अलग अलग प्रकार के संगठन बनाने का अनुमति है। उसमें एक कैटेगरी आता है एसोसिएशन ऑफ पीपल। यह भी एक एंटिटी माना जाता है। आरएसएस उस प्रकार की एंटिटी है। हमारा जो इनकम टैक्स का कानून का अधिनियम है, उसके अंतर्गत एक लोगों का एक समूह के रूप में इसका रिकॉग्निशन है। और ऐसे समूहों का रजिस्टर करने की वैसे कानूनन आवश्यकता नहीं है। वो कानूनन ही वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये कानूनी व्यवस्था है। हर व्यक्ति रजिस्टर करे तभी एनजीओ होगा, ऐसा नहीं है। देश के अंदर हजारों संगठन स्वच्छंद रूप में काम करते रहते हैं। अपने गांव में करते हैं, शहर में करते हैं, बस्ती में करते हैं। हर एक रजिस्टर नहीं करता है। तो संघ जब 100 साल पहले शुरू हुआ, उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के कानून के हिसाब से चलना ही नहीं था, क्योंकि संघ का शुरुआत में अंग्रेजों का विरोध एक बहुत बड़ा विषय रहा है। और बस आजादी के बाद, क्योंकि संघ एक ऐसा एक परिवार, एक कुटुंब, एक पारिवारिक व्यवस्था से चलने वाला संगठन रहा है, तो हमको कभी महसूस नहीं हुआ कि इसको एक संगठन के नाते हमको रजिस्टर करना है। बट एकदम मैं संघ की परिभाषा में कहूं, एकदम इफ आई वर टू यूज संघ टर्मिनोलॉजी, हम देश में कोई एक संगठन खड़ा करने के लिए संघ बना नहीं था, देश को संगठित करने के लिए संघ बना था। One should understand the distinction. We are not here to create any organization in the country. We are here to organize the whole country. अच्छा, that is the very fine way of putting it. लेकिन you are here to organize the country, और या आप बीजेपी का संगठन करने आए हैं? नहीं, मैं समझा नहीं। संघ के जो स्वयंसेवक है, संघ के जो सदस्य होते हैं, वे तो कई संगठनों में काम करके उन संगठनों के माध्यम से देश का निर्माण में काम करते हैं। उनमें बीजेपी भी शामिल है जरूर, पर बीजेपी अकेला नहीं है। संघ के स्वयंसेवक करीब 40 संगठनों के माध्यम से देश में काम करते हैं। उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय किसान संघ है, कल्चर क्षेत्र में है, आजकल तो सिनेमा क्षेत्र में है। सब क्षेत्रों में स्वयंसेवक संगठन बना के काम करते हैं। बाय द वे, मैं यहां बताऊं, वो सारे संगठन रजिस्टर्ड है। उनका बाकायदा उनका एनजीओ का स्टेटस है, उनका कोई कानूनन एटीजी मिलना है तो एटीजी है, उनका हर कानूनन जो भी करना है वो सब होता है। उन संगठनों में उस प्रकार की व्यवस्था है। पर संघ क्या है? एक ओपन संगठन है। संघ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार का नहीं, एक ओपन संगठन है। कोई भी वॉक इन कर सकता है, कोई भी उसमें आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इसमें कोई सदस्यता वाला विषय भी नहीं है। इतना ओपन संगठन है, इसलिए संघ ने उसका एक एनजीओ का रूप, फॉर्मल एनजीओ का रूप देने को जरूरत महसूस नहीं किया। अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि अभी जब ये वंदे मातरम की चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, तो विपक्ष ने काफी एलिगेशंस किए और पॉइंट आउट भी किया कि आरएसएस में वंदे मातरम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम आपने वंदे मातरम नहीं बोला था। तो अब सडनली बीजेपी को ये वंदे मातरम में डिबेट करना और वंदे मातरम के बारे में चर्चा करने का, तो इसमें बीजेपी थोड़ी बैकफुट में हो गई। पहली बात तो ये बहुत हास्यास्पद बहस थी जो हुई थी। भाई, वंदे मातरम का सम्मान देश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका रेफरेंस पॉइंट आरएसएस क्यों बना रहे हो? वंदे मातरम अपने आप में देश के लिए एक राष्ट्रगान के रूप में हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है कि नहीं? प्रश्न उस पर होना चाहिए। वह हर चीज को आपको आरएसएस से जोड़ना है तो मैं बताता हूं। आरएसएस का इस देश में सबसे बड़ा योगदान दो विषयों में रहा है।
एक, भारत माता की जय इस शब्द को व्यापक व्यापक समाज के एक स्लोगन, नारा के रूप में परिवर्तित करने में आरएसएस का बड़ा योगदान रहा है। दूसरा, वंदे मातरम को इस देश के लाखों बच्चों को, पूरा वंदे मातरम इज टोटल 6 स्ट्रैंजास, 1937 में उसके 4 स्ट्रैंजास काट दिए गए, केवल 2 स्ट्रैंजा रखे गए, उनको भी बाद में परित्याग कर दिया गया आजादी के बाद। पर वो पूरे 6 स्ट्रैंजा का पूरा वंदे मातरम को देश के लाखों बच्चों को सिखाने वाला एकमात्र संगठन सरस्वती शिक्षा संस्थान का, हमारे विद्या भारती के 30,000 विद्यालय है, हर बच्चा सीखता है। हमारे संघ की शाखा में एक प्रार्थना है, वो अलग है, बट वंदे मातरम इस देश में अगर कोई अच्छी तरह गा सकता है तो हमारा विद्या मंदिर का बच्चा गा सकता है, पूरा गा सकता है। चलो, हमको कहना कि आप कभी वंदे मातरम गाए नहीं है, ये बहुत हास्यास्पद है। हम ही है जो वंदे मातरम वाला इस महान प्रेरणादायी इस गीत को जीवित रखा है 70 साल में। पर जो विपक्ष और कांग्रेस का कहना है कि आप हर चीज में नेहरू को लाते हैं, तो अगर आप नेहरू को लाएंगे कि उन्होंने स्टैंजा काटे हैं, तो फिर हम भी ये बात आपको पॉइंट आउट करेंगे कि आरएसएस के टाइम में आपने जब उस समय जब वंदे मातरम कहना और भी महत्वपूर्ण था, जब हम अंग्रेजी से लड़ रहे थे, उस समय आप लोगों ने उनको नहीं अपनाया। बिल्कुल अपनाया है, किसने कहा संघ ने नहीं अपनाया है? संघ के स्वयंसेवक, पहली बात तो समझ लेना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में शुरू हुआ था। शुरू की गई ही एक कांग्रेस नेता के माध्यम से, जो कांग्रेस का तत्कालीन नेता रहे नागपुर के सेंट्रल प्रोविंसेस के डॉक्टर हेडगेवार, उनसे शुरू की गई। वो आरएसएस के शुरू करने के बाद भी उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लेते ही रहा, और संघ के स्वयंसेवकों को भी उनका सुझाव था कि आरएसएस के नाते भाग नहीं लेना, देश के नागरिक के नाते लेना है, एक देशभक्त नागरिक के नाते भाग लेना है। कई स्वयंसेवक भाग लेते रहे हैं, इसलिए आरएसएस आजादी के आंदोलन में लगातार जुड़ा ही रहा है। बट आरएसएस छोटा था उस समय। आज आरएसएस को देख के 1925-30 में आरएसएस इतना बड़ा रहा होगा, यह सोचना गलत है। उस समय जितनी ताकत थी, जितनी संघ की व्याप्ति, मोस्टली अंटिल मिड 1930s संघ की व्याप सेंट्रल प्रोविंस तक सीमित थी। 1930s के बाद हेडगेवार ने कुछ लोगों को यूपी भेजा, कुछ लोगों को साउथ में भेजा, तो धीरे धीरे संघ बढ़ता गया। 1940 तक थोड़ा बड़ा हुआ था। जितनी ताकत थी, वो पूरी ताकत को संघ ने हमेशा आजादी के आंदोलन में झोंका था, बट वो ताकत सीमित थी। ये बात को समझ रहे हैं, पर संघ ने नहीं किया उस समय, ये एकदम गलत है। ओके, अब हम थोड़ा अभी के आते हैं। ये संघ और बीजेपी के रोल के बारे में बहुत है कंफ्यूजन। आप कहते हैं कि संघ नॉन पॉलिटिकल है। अगर संघ नॉन पॉलिटिकल है तो राम माधव जी बीजेपी में क्या कर रहे हैं? फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर संघ नॉन पॉलिटिकल है तो फिर प्रधानमंत्री वहां क्यों जाते हैं और उसके बाद आते हैं संघ के हेडक्वार्टर्स, उनके बाद आके कास्ट सेंसस अनाउंस करते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी होए, संघ का जरूर कंसल्टेशन चलता रहता है। देखो, संघ तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। संघ राजनीति से बाहर रहकर व्यापक समाज के अंदर सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि से काम करने वाला संगठन है। पर वो जो आपका प्रश्न है ना, मैं क्यों बीजेपी में हूं? क्योंकि बीजेपी ने मुझे मांगा है, कांग्रेस ने नहीं मांगा है। अगर अगर कांग्रेस मांगती तो आप जाते? पूछ लीजिए ना, आपके पास आए ना कांग्रेस नेता, उनसे क्यों नहीं पूछते कि भाई आरएसएस वालों को हमको झेल सकते हैं, हमारे अनुशासन को ले सकते हैं? तो देखो भाई, बात ऐसा है, हमारे कुछ विचार है, हमारा कुछ व्यवहार है, हमारे विचार व्यवहार से जिसको सहमति है वो हमको बुलाएगा, तो हमारे पास कुछ अच्छे कार्यकर्ता है तो देंगे, नहीं बुलाएगा तो नहीं देंगे। ये सिंपल बात है। सहमति तो एक ही पार्टी के साथ है। आप वहां क्यों जा रहे हो? क्योंकि बुला रहे हैं। पर आपकी सहमति एक ही पार्टी के साथ है। वही हमारी सहमति नहीं, उस पार्टी की हमारे विचारों से सहमति है। मैंने कहा ना, दूसरे पार्टी की होगी तो वो भी हमसे समर्थन मांगेंगे। पर कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी जेपी नड्डा ने बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है चुनाव के लिए, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हुआ। तो आरएसएस की जरूरत है बीजेपी को? आरएसएस सिर्फ बीजेपी की ही मदद क्यों नहीं करती है? आप कांग्रेस वालों की मदद भी करिए। ऐसा है ना। साइलेंस प्लीज। मैं पहले भी कहा था, बात है, पहली बात तो नड्डा जी का जो बयान था, 2 साल पुरानी बात था ये, मैं वो पूरा पढ़ा था, उसका बहुत ज्यादा गलत इंटरप्रिटेशन भी हो गया था।
उन्होंने एक सामान्य संदर्भ में इतना ही कहा था, देखो भाई, जब हम बहुत कमजोर थे तब तो हर चीज पर हमको निर्भर होना पड़ता था, हर छोटे चीज पर हम हमारा मातृ संगठन है तो उनके पास जाना पड़ता था। आज पार्टी की एक ताकत बनी है तो कई चीज हम अपने आप करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, वो अर्थ नहीं था। जैसा परिवार में बच्चा छोटा होता है तो ज्यादा पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, बड़ा होता है स्वतंत्र होता है, निर्णय लेता है। इसका अर्थ क्या है, वो अब पेरेंट्स को त्याग कर दिया क्या? नहीं, वो उसके बाद एक संबंधों में एक परिणति आती है। उस प्रकार की बात नाडा जी कह रहे थे, वो बिल्कुल संघ को मंजूर है। हमारे सभी संगठन बड़े हो, स्वतंत्र चले, स्वायत्त रहे, जब जिस प्रकार की परामर्श संघ से करना चाहे वो करने को पूर्ण रूप से उनके लिए छूट है, पूर्ण रूप से उनकी फ्रीडम है। वो आएंगे, संघ मातृ संगठन है, बात करेंगे, वो छूट है। ऐसा नहीं कि संघ हर चीज पर नियंत्रण करेगा। और बिल्कुल ये गलत धारणा है कि हर चीज संघ नियंत्रण। मीडिया में तो दोनों प्रकार आते हैं, अभी आ रहा है भाई बिना संघ से पूछे तो निर्णय लिया जा रहा है, अभी तो वो भी आ रहा है। तो दोनों सही नहीं हो सकते हैं ना। संघ से पूछे बिना कुछ नहीं होगा, एक पक्ष है, संघ को बिना बताए निर्णय ले रहे दूसरा पक्ष है। दोनों में सच्चाई नहीं है। मैं इतना कहता हूं, जहां परामर्श आवश्यक है वहां परामर्श होती है, करते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और हम भी चाहते हैं सभी वो संगठन स्वतंत्र स्वायत्त रूप से चले, क्योंकि वो बड़े हुए हैं, वो हमको समझते हैं, संघ को समझते हैं, अपने विचार से संघ के अनुरूप चलते हैं, ये विश्वास हमको है। पर क्या संघ में भी थोड़ा सा बदलाव आ रहा है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, पहले ये परसेप्शन था, सही या गलत आप बताएंगे, कि संघ बिल्कुल मुसलमान विरोधी है। आप मानते हैं कि एक ही आइडेंटिटी है भारतवासी होने की, पर अब थोड़ा सा मोहन भागवत मुस्लिम ग्रुप से मिल रहे हैं, आउटरीच हो रहा है, तो कुछ बदलाव आ रहा है। आई यू रेडी टू एडमिट के हिंदूज भी हैं, मुसलमान भी हैं? नहीं, पहले तो हम मुस्लिम विरोधी है ऐसा प्रचार भी हमारे विरोधियों ने किया है। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब तो थोड़ा बदल रहे हैं, संघ वाले विरोधी नहीं है, वो भी वही कह रहे हैं। हम जो कह रहे थे 1925 से जो कह रहे थे, आज भी वही कह रहे हैं। एज ए मूल सिद्धांत के रूप में, मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। मैंने अभी आपने कहा, अभी हमने एक बुक पब्लिश किया है, शाखा टू नेशन। शाखा टू नेशन में डॉक्टर हेडगेवार से लेकर तमाम टॉप आरएसएस लीडर्स जो रहे हैं, चीफ्स रहे हैं, जनरल सेक्रेटरीज रहे हैं, उनके भाषणों का संकलन है। आप देखेंगे उसमें कॉमन थ्रेड यह है कि जब हम हिंदू समाज का संगठन की बात करते हैं तो पूरा देश के समाज के संगठन की बात कर रहे हैं, हम कोई मजहब विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। यह बात हेडगेवार से लेकर आज तक स्पष्ट रहा है। इंटरप्रिटेशन बीच बीच में गलत हुआ है। आज भागवत जी जो करंट चीफ है, वो मुखर होकर इस बात पर आग्रह रखते हैं, क्योंकि संघ बड़ा हुआ है, संघ के व्यापक के स्वयंसेवक है, उनको भी ये समझना चाहिए कि संघ जो जब काम करता है तो 140 करोड़ भारतवासियों के लिए काम करता है, सबको वो सनातन जीवन मूल्यों को पढ़ाने का काम करता है। ये संघ के अंदर के लोगों को भी समझाना है और बाहर के लोगों को भी समझाना है, इसलिए वो बात थोड़ा आग्रह से करते हैं। अभी उनका अभी बयान आया था कि संघ में ना कोई मुसलमान चाहिए, ना कोई क्रिश्चियन चाहिए, हमें बस भारतीय चाहिए। तो इसका क्या अर्थ लगाए हम? बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा था, प्रारंभ से संघ का मत रहा है, इस देश के सभी समाज के लोगों को हम हिंदू भारतीय ये दोनों शब्दों से हम इनको मानते हैं। जैसा संघ का प्रेयर की मैंने जिक्र की है, संघ के प्रेयर एंड होता है भारत माता की जय, नहीं हिंदू माता की जय नहीं बोलता है वो। भारत माता इसलिए कहते हैं कि भारत हिंदू इस देश के एक व्यापक परिचायक शब्द के रूप में हम प्रयोग करते हैं, कोई मजहबी विशेष के रूप में हम नहीं करते हैं। तो हम इसलिए संघ में जब किसी को प्रवेश करने का विषय देखते हैं तो ना हम उनकी जाति देखते हैं, ना उनका धर्म देखते हैं, ना उनका संप्रदाय देखते हैं, ना उनका अन्य पहचान नहीं देखते हैं। हम केवल देखते हैं कि भाई इस देश का एक प्राचीन देश का एक गौरवपूर्ण नागरिक है, उस रूप से देखते। ये भागवत जी के कहने का अर्थ था कि ना संघ में ब्राह्मण होता है, ना कोई अन्य जाति का होता है, ना अन्य मजहब का होता है। जो आता है उनको हम हिंदू मानते हैं या भारतीय मानते हैं।
ये कोई जाति का नहीं होता, ये भी एक मुझे लगता है थोड़ा बदलाव आया है या हमारे आईज में, परसेप्शन में। क्योंकि पहले कहा जाता था कि संघ सिर्फ मराठा ब्राह्मण्स का ऑर्गेनाइजेशन है, मनुस्मृति को संविधान से भी ज्यादा मानते हैं। लेकिन अब पिछले 5-6 महीनों में सडनली संघ जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कास्ट की भी बातें हो रही हैं। तो कहीं इसमें भी थोड़ा बदलाव आया है या परसेप्शन में बदलाव आया है? जब देश के अंदर परिस्थितियां बदलती है, कुछ विषयों को लेकर व्याख्याएं बदलती है, कुछ विषयों को लेकर। मूल सिद्धांत मैंने जो कहा हमारा वही है। इस देश के 35 करोड़ 1925 में थे, आज 145 करोड़ लोग हैं। इन सब को इस देश के गर्वी नागरिक हम मानते हैं, मजहब के ऊपर, जाति के ऊपर, सबके ऊपर। बट संघ जब प्रारंभ हुआ था, उस समय प्रारंभ में लोगों को इकट्ठा करने की दृष्टि से जहां पर हमारा कार्य था वहां इकट्ठा किए थे। वो कार्य महाराष्ट्र में था, तो स्वाभाविक ही प्रारंभ में महाराष्ट्र के लोग आते हैं। संघ अगर ऑल इंडिया में, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ होता तो तेलुगु लोग आते। भाई जहां शुरू हुआ वहां के लोग आए थे। धीरे धीरे जब संघ बढ़ा था, हमारे संघ की व्याप भी बढ़ी। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सरसंघ चालक संघ के नागपुर के थे, चौथे तो उत्तर प्रदेश के थे, 5वें तो कर्नाटक के थे, अब 6ठे सरसंघ चालक है ये वापस नागपुर के हैं। तो संघ के लीडरशिप में भी स्थान का परिवर्तन हुआ। अलग अलग समाज के लोगों का संघ में बड़ा स्थान है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, इन सारे चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं। प्रारंभ में संघ के बारे में धारणा आती है एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा संघ बढ़ा, शहरों में ज्यादा बढ़ा, तो लगता था कि ये ब्राह्मण बनिया संगठन है, तो कि शहरों तक सीमित थी। पर शहरों से आज गांवों में गया तो आज सर्वजन संगठन है, समाज के सभी वर्ग संघ में है, पदों में है, अच्छे अच्छे संघ के दायित्वों में सभी समाज वर्गों के लोग आज है। पर एक और, क्या ये आपको लगता है कि ये थोड़ी कमी रही संघ में कि आप कम्युनिकेशन गैप हुआ? क्योंकि संघ के सबसे पहले स्पोक्स पर्सन शायद आप थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो कहीं ये कम्युनिकेशन की बात, अभी थोड़ा सा बातचीत हो रही है, सरसंचालक से, हम मीडिया से भी बातचीत, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये पहले बहुत कम होता था। आई थिंक रजू भैया ने शायद एक किया था जब से मैंने कवर किया है, मेरे को इतना ज्यादा याद नहीं है। तो ये लगता है कि ये आउटरीच ऑल्सो अच्छी, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। और ये आपने कोई इट्स अ डिसीजन आपने लिया है कि हम कम्युनिकेट करेंगे? देखिए, प्रारंभ से संघ ने अपने आप को प्रसिद्धि से दूर रखा, ये बात तो मैं मानता हूं। उससे नुकसान हुआ क्या? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है। क्यों? क्योंकि लगातार हमारे विरोधी हमारे खिलाफ प्रचार करते रहे, हम बिल्कुल कोई उत्तर नहीं देते थे। सुब्रमण्य स्वामी एक बार संघ के बारे में एक बहुत अच्छा वर्णन किए थे। संघ एक कछुआ जैसा है, टर्टल जैसा है, टॉर्टोइस जैसा है। एक टर्टल क्या करता है? आप उसके ऊपर पत्थर फेंको, क्या करता है? अपने चारों लिम्स को अपने शेल के अंदर ले लेता है, लेके बैठा रहता है। 10 मिनट पत्थर फेंकोगे, 15 मिनट फेंकोगे, आप थक जाओगे, थक के आप चले जाओगे, अपना लिम्स खोलेगा, फिर चलने लगेगा। वो कहते थे कि भाई आरएसएस ऐसा हो गया है, आपके ऊपर आपके विरोधी आपको सांप्रदायिक कहेंगे, मुस्लिम विरोधी कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, आप झेलते रहोगे। ये बात सच है, क्योंकि संघ का प्रचार विभाग 1994 में शुरू हुआ, यानी संघ शुरू होने के 70 साल बाद शुरू हुआ है। प्रचार विभाग, पब्लिसिटी विंग शुरू हुआ है। बट उससे एक बड़ा फायदा संघ को मिला है, यह बात समझना चाहिए। संघ 100 साल से इतना व्यापक संगठन खड़ा किया, और संघ के सामने लक्ष्य क्यों है? वो दूरगामी लक्ष्य है, यानी पूरे देश का संगठन करना। ये कोई, हम भी जानते हैं, जो संघ में आने वाला भी जानता है कि मेरे जीवन काल में नहीं होने वाला है। दूरगामी लक्ष्य, जो कल मेरे को कोई फायदा नहीं आने वाला है, ऐसा दूरगामी लक्ष्य को लेकर दशकों तक काम करने वाले कार्यकर्ता आरएसएस के पास है। ये सबसे बड़ा ताकत संघ की है। एवरी पर्सन वांट्स इमीडिएट बेनिफिट, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। बट यहां एक ऐसा संगठन है जिसका रिजल्ट तो आपको 100 साल बाद आएगा, फिर भी दशकों से, वर्षों से समर्पण से काम करने वाले स्वयंसेवकों को संघ ने, कार्यकर्ताओं को संघ ने बनाया है। यह एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य इसलिए संपन्न हुआ क्यों? हम उनको प्रचार से दूर रखे हैं, उनको कोई पब्लिसिटी के चक्कर में पड़ने नहीं दिए हैं। उससे एक फायदा जो मिलना तो संघ को मिला है। समर्पित कार्यकर्ताओं का संघ के पास जो संख्या है वो अद्भुत है। हाँ, पर एक समय ऐसा भी आता है जब आप ताकतवर बने हो तो आपका पक्ष भी रखना होता है समाज के सामने। इसलिए आज संघ प्रचार के क्षेत्र में बहुत आगे है। आपने सही कहा है, जो वर्तमान सरसंघ चालक है उनका एक
बहुत आगे बढ़कर इसमें उनका एक अनुभव उदाहरण प्रस्तुत है कि हम तो संघ के पास लोग आए ये अपेक्षा नहीं करते हैं, हम ही संघ को लोगों के पास ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक परिवर्तन है। वो ईसाई मुसलमान सबके पास संघ को ले जाने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन संघ में आया है, बट समयानुगत रूप से वो परिवर्तन आया है। ये क्या संघ और बीजेपी का रिश्ता हमेशा इट्स बिन अ बिग मिस्ट्री। अभी भी एक सवाल किया था सर संचालक से कि आप जब बीजेपी के नए अध्यक्ष नहीं चुने गए थे कि इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे ऊपर होता तो हम चुटकी में कर दे और जल्दी से कर देते। तो मतलब कहीं रोल है आरएसएस का कि बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने में। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा रोल नहीं है, उन्होंने कहा हमारे ऊपर तो हम फटाफट कर लेते। देखो ये मिस्ट्री रहना आप सबके लिए अच्छा है, क्योंकि आप ओपननेस और कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप न्यूज वालों को, टीवी वालों को कोई मुद्दा नहीं रहेगा संघ बीजेपी का, तो ये मिस्ट्री रहने दीजिए। ये मिस्ट्री एक एनिग्मा है, इन्हें में रहने। भाई इतना मैं जरूर कहता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं उसी बात को कि देखो बीजेपी एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन है, बड़ा संगठन है, और बीजेपी के प्रमुख स्थानों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी दशकों तक संघ में रहने वाले लोग हैं। जो आप कह रहे हैं ना संघ का विचार, जो संघ का विचार है ना, संघ ऑर्गेनाइजेशन में रहने वालों का ही विचार नहीं होता है। संघ का विचार मोदी जी का विचार भी होना चाहिए, वो संघ की पद्धति है। संघ से जो गए हैं उन सबका विचार संघ का विचार है, हम मानते हैं। तो वो उनको मालूम है कौन सा व्यक्ति पार्टी के लिए किस समय अध्यक्ष बनना चाहिए। हाँ, वो निर्णय वो लेते हैं। कभी विलंब भी होता है, विलंब हुआ है तो विलंब का कारण वो बता पाएंगे। भागवत जी क्यों बताएंगे? इसलिए भागवत जी ने कहा हमारा काम है क्या? पार्टी का अध्यक्ष निर्णय करना पार्टी का काम है, अपना समय लेगा। हमको इतना विश्वास है जब भी निर्णय करेगा सही निर्णय करेगा, और मैं मानता हूं कि सही निर्णय, योग्य निर्णय पार्टी ने लिया है। तो ये सच है या गलत है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी ने इतना अच्छा नहीं किया क्योंकि आरएसएस ने दिल से काम नहीं किया? शायद नड्डा जी के कमेंट की वजह से या जो भी कमेंट की वजह से, पर आरएसएस ने उतना सहयोग नहीं दिया। देखो वे जीता तो हमारे कारण है, हारा तो हमने किया है, बीजेपी के कारण हारा है। ये हम इस प्रकार के लोग नहीं है संघ में। देखो अब 24 की बात कह रहे हैं, 24 में उत्तर प्रदेश में जरूर बीजेपी को कुछ डिफीट्स झेलना पड़ा, बट बाकी देश में तो बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। वहां फिर संघ ने काम किया कि नहीं किया? वहां मैं आपसे यही पूछ रही हूं। भाई तो आप पूरे देश के चित्र में देखकर 30 सीट कम हुए तो संघ ने काम नहीं किया, फिर वो 240 सीट जहां आए वहां संघ ने काम किया कि नहीं किया है? संघ उस प्रकार का संगठन नहीं है कि हमको नाराजगी हो गई तो आपको हराएंगे, ऐसा नहीं है। पहली बात तो संघ सीधा कोई चुनाव में संगठन के नाते नहीं उतरता है, स्वयंसेवक उतरता है। स्वयंसेवक अपना देखता है कि भाई ये लोग हमारे विचार के लोग हैं, इनका समर्थन हमको करना चाहिए, उतरता है, करता है। वो सब जगह करता है। वो जहां पार्टी को सफलता मिली वहां भी संघ के स्वयंसेवक काम करता है, जहां पार्टी सफल नहीं हो पाई वहां भी स्वयंसेवकों का काम होता है। बट कभी अनेक अन्य परिस्थितियां होती है, केवल स्वयंसेवक काम किया नहीं किया वो एकमात्र कारण से जीत और पराजय का निश्चय नहीं होता है। अलग फैक्टर्स होती है, कुछ फैक्टर कभी अनुकूल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसलिए संघ का काम नहीं करने के कारण कहीं हारा है, अब ये कहेंगे तो जहां जीता है उसका क्या कहेंगे? संघ की वजह से जीता है, मतलब संघ और बीजेपी का रिश्ता है। तो संघ एक जगह कर रहा है, एक जगह नहीं कर रहा है, ऐसा आपका कहना है? हाँ। तो इतना सेलेक्टिव है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी देख के तय, ऐसा नहीं है। हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते, इतना कहते हैं कि भाई स्वयंसेवक जाके लोगों को जागरूक बनाकर भेजो चुनाव में वोट देने के लिए। इतना काम संघ करता है, सब जगह करता है। जीत हार अनेक परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जब वो प्रधानमंत्री थे तो आई थिंक सरसंचालक सुदर्शन जी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक उनका बयान आया था कि अब रिजीम चेंज होना चाहिए, और वाजपेयी जी, अडवाणी जी बहुत दुखी थे। उसके बाद फिर वाजपेयी जी ने ना टायर्ड ना रिटायर्ड बयान भी दिया था। तो इसमें कहीं ना कहीं उनका है रिश्ता कि आप बीजेपी को डायरेक्शंस देते हैं, एडवाइस देते हैं? एडवाइस सबको देते हैं, एडवाइस तो और दलों को भी देते हैं। एडवाइस तो देश में सबको दिया जाता है। एडवाइस लेते हैं, बट कमांड है क्या? आदेश देते हैं क्या? नो, किसी को आदेश नहीं है। संघ देश हित में कई बातें कहता है जिनको किसी विशेष परिस्थिति में स्वीकार करना होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। संघ आदेश नहीं देता है, सुझाव विचार संघ का पूर्ण रूप से दिया जाता है समय समय पर।
राम माधव जी, भी बिल्कुल आउट ऑफ टाइम। एक बिल्कुल आखिरी थिंग में, अभी 100 साल हो गए हैं, अगले 100 साल का संघ का क्या एजेंडा है? वैसे तो जब संघ शुरू हुआ था 1925 में तो बहुत विरोध झेलना पड़ा संघ को। पहले 25 साल विरोध का रहा। 1975 आते आते संघ देश के लोकतंत्र बचाने वाला एक बड़ा संस्था बना। 2000 वर्ष यानी थर्ड 25 साल पूरा होते होते संघ के एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री बना अटल बिहारी वाजपेयी। देश का सबके 23 दलों का सम्मान प्राप्त करके देश का प्रधानमंत्रित्व पद पर वो बैठे रहे। 2025 में संघ का 100 साल पूरा हुआ तो एक ऐसा संघ का प्रचारक देश का प्रधानमंत्री बना जिनको इथियोपिया से लेकर 25 देशों में उनके लिए सम्मान मिलता है, दुनिया भर में सम्मान मिलता है। ऐसा प्रधानमंत्री को संघ ने दिया है 100 साल में। अगले 100 साल में जहां तक देश को उस स्थिति पे ले जाना है, उस स्थिति पे गौरवशाली देश के रूप में ले जाने का संघ का काम जारी रहेगा। पर 100 साल का नहीं कहूंगा, 25 साल का बस एक महत्वपूर्ण बिंदु कहकर मैं समाप्त कर दूंगा। संघ ने अगले 25 आज एक मुख्यधारा का संगठन बनने के बाद, देश का मुख्यधारा बनने के बाद अगले 25 साल के लिए एक पंच परिवर्तन की योजना ली है। 5 प्रकार के बड़े चेंजेस देश में लाना है। परिवार व्यवस्था को पक्का करना है, कुटुंब व्यवस्था हमारे समाज का परिवार व्यवस्था है। सेकंड, इस देश के पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम करना है। तीसरा, इस देश में स्वदेशी भाव को पक्का करने का काम करना है। चौथा, इस देश में सामाजिक सौहार्द निर्माण करना है। जाति अपने कास्ट सेंसस होगा और चीजें होंगी, उसमें जाति विद्वेष ना हो, सांप्रदायिक विद्वेष ना हो, सौहार्द समाज बने, इसके लिए काम करना है। ये 4 और मैं जो 5वां कह रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां संघ ने तय किया अगले 20-25 साल तक समाज में कर्तृत्व की दायित्व बोध, सामाजिक दायित्व बोध निर्माण करना है। यह इसलिए महत्व का है मित्रों, कई बार संघ के ऊपर आरोप लगता है संघ संविधान को मानता नहीं है। संविधान में सामाजिक दायित्व के संबंध में आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 में समाज के 10 दायित्व, फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन है। उन ड्यूटीज के बारे में देश को प्रबोधन करने का काम आज संघ अपने हाथ में लिया है। कोई राजनीतिक दल नहीं लिया है, कोई और सामाजिक संगठन नहीं लिया है, आरएसएस ने लिया है। तो आरएसएस सबसे बड़ा एक आंदोलन हमारे संविधान की सुरक्षा और संविधान के स्पिरिट के अनुरूप देश को निर्माण करने का काम करने वाला है। तो यह संघ का बड़ा योगदान है। अगले 25 साल का संघ का जो लक्ष्य है, ये पंच परिवर्तन के माध्यम से देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। ये संघ का मुझे लगता है कि आगे का कार्य का मुख्य फोकस होगा। थैंक यू राम माधव जी। एक जाते जाते ये बता दीजिए, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा संघ का, जो संघ देगा? आपने 2 तो बता दिए, क्या अगला प्रधानमंत्री कौन होगा जो संघ देंगे? ऐसा है भाई, तुम्हारा बाप कब मरेगा ऐसा कोई पूछता है क्या? भाई मेरा अच्छा प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय है, उनको देश चाहता है, वो जहां तक संभव हो हमारा नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, देश चाहता है। तो आप पूछ रहे का बाद का कौन होगा? नहीं तो आप कहते मोदी जी फिर आएंगे। ये अच्छा है, ये भी आप कह सकते थे। बीजेपी के पास अनेक योग्य लोग हैं, पर इस समय उस प्रकार के बहस का कोई औचित्य नहीं है, कोई समय नहीं है। इस समय आपके पास इतना अच्छा नेतृत्व है, अच्छे प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय है, देश चाहता है, तो हम कोई दूसरा कौन सोच सकते? राजनीति है, हम भी जानते हैं, जिनको आगे रखने से हम चुनाव जीतेंगे हमको भी पता है। आज से कोई दूसरा बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए।